हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हेमंत सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीत रिवीजन समरी फॉर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, जिसमें आज हम कवर करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन 30 मिनट्स। आगे बढ़ने से पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 30 मिनट्स की क्विक समरी। उसको बिल्कुल जरूर देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये 30 मिनट्स यहाँ पे डेडिकेटेडली देख लिए, आपके सेंट ऑन सेंट, फुल ऑन फुल नंबर लाइफ प्रोसेस में आने चुके हैं। बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रमोट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस स्टूडेंट्स? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक फंक्शन तो करने होते हैं ना, उसको बेसिक सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए ऐसे बेसिक फंक्शंस को बोला गया है लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, किस तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले है न्यूट्रिशन। हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है ना, एनर्जी का सोर्स है वो हमारा, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स को हम ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में तोड़ते हैं, जिसका फर्दर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट? तो दिस इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है रेस्पिरेशन, जहां पर हम समझेंगे हमारी बॉडी में कौन से स्पेशलाइज्ड ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। रोल ऑफ एल्वेलाई यहां पर हम समझेंगे, तो ये रहेगा रेस्पिरेशन का पार्ट। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। अब हमको पता है हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड की क्या खासियत है, उसमें कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उनका फंक्शन क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे और हार्ट की फंक्शनैलिटी को समझेंगे, राइट? तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। और लास्ट पार्ट में हम समझेंगे स्टूडेंट एक्सक्रीशन, जो कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिया, उसको बॉडी से बाहर निकालने का तरीका क्या है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन में। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtains the nutrients from its food। वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है टू ऑब्टेन द एनर्जी। भाई हम सबको एनर्जी तो चाहिए ना, खाना इसलिए हम खा रहे हैं बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड रिपेयरिंग द टिश्यू, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कार की प्रॉपर सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो खाने से क्या मिल रहे हैं हमको? एनर्जी के सोर्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लाइक वाइटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला गया बच्चों? न्यूट्रिशन बोला गया। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े दो तरीके के बच्चों, आसान है बिल्कुल। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या मतलब? ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको क्या बोला गया बच्चों? ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ध्यान जो रखना है बच्चों, रखना है ऑर्गेनिक। कौन सा खाना बना सकते हैं? ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कौन से सोर्सेज? इन ऑर्गेनिक सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है वो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बनता किससे है स्टूडेंट्स? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड H2O। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जांपल्स के लिए ग्रीन प्लांट्स और काफी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, राइट? इसके ऑपोजिट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना बच्चों खुद नहीं बना सकते और किस पे डिपेंडेंट होते हैं? किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको बोला गया है हेट्रोट्रॉप्स। तो विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स अपॉन अनदर एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए। तो ये क्या है? अपना खाना तो खुद बना नहीं सकते। हम भी क्या है स्टूडेंट्स? हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते हैं। हम क्यों ना, लाइट एनर्जी हमारे पास वर्ट होती है क्या केमिकल एनर्जी में? नहीं। हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर। तो इसलिए हम भी क्या है बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स के भी तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट होता है होलोजोइक। होलोजोइक की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में बहुत बार पूछी गई बच्चों। इट इज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। जब कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करा जाए, इनटेक करा जाए और उसको छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए और उससे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये फर्दर क्लासिफाई हो रखा है किसमें स्टूडेंट्स? हर्बीवोरस, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग। कार्निवोर्स क्या होते हैं? हमारे मीट ईटिंग। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो कि बोथ किस पे फीड करते हैं? प्लांट एज वेल एज मीट ईटिंग। ठीक है, तो होलोजोइक का मतलब क्या हो जाए स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करा जाएगा, सिंपलर में तोड़ा जाएगा और उसको एब्जॉर्ब करा जाएगा, राइट? सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग, यानी डेड और डीके पे वो फीड करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। जो क्या करते हैं? उनकी अपनी बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग के ऊपर, उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको क्या बोला जाए? सैप्रोफिटिक। एग्जांपल मशरूम से याद रखना भैया, ब्रेड मोल्ड याद रखना, यीस्ट को याद रखना। तो होता है पैरासिटिक। ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट। भाई पैरासिट्स वो होते हैं जो कि दूसरे होस्ट के ऊपर रहते हैं, उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी को डिराइव कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिव्स आइदर ऑन, या तो उसके ऊपर रहेगा या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा बॉडी पे। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है ना, हमारे क्या कर जाता है? ब्लड के अंदर आ जाता है। तो क्या आ गया? हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है और कोई इन्फेक्ट करा जा रहा है और हमारी एनर्जी भी ले रहा है, तो इसलिए क्या बन गया? वो एक पैरासाइट। एग्जांपल प्लाज्मोडियम टिक्स, जुएं हो गई,
लीस हो गई, लाइस हो गई, टेप वॉर्म्स हो गए, कस्क्यूटे, तो ये सब क्या एग्जांपल है हमारे पैरासाइट्स के, तो होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स बच्चों सिंपल है, आपको अच्छे से आना चाहिए। इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया, जो हमने पढ़ा, तो ये ना साइड सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने वाले को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। जबकि हेटरोट्रॉफ्स क्या होंगे, फंजाई या एनिमल्स में। क्लोरोफिल क्या होता है, ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होता है सनलाइट की एनर्जी को, तो कहां प्रेजेंट होगा, ऑटोट्रॉफ्स में प्रेजेंट होगा, जबकि यहां पर एब्सेंट होगा। फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल से, लाइक CO2 एंड H2O एज रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पर CO2 H2O को यूज करके वो क्या बनाते हैं, अपना खाना, लाइक ग्लूकोज की फॉर्मेशन। फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स। प्लेस एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था ना, पिरामिड। पिरामिड का सबसे लोवेस्ट पार्ट में कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स कौन होंगे हमारे, हर्बीवोर्स। तो ये हमारा होगा हर्बीवोर्स। तो सबसे नीचे फूड चेन में होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर कौन होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर क्या होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और यहाँ कौन होता है, हर्बीवोर, जो कि किस डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे चार डिफरेंसेस आपको याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बच्चों पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा पे। तो अमीबा पे हमें याद रखना है, अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो है, अमीबा एक खुद एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओमनिवोर है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या पढ़ा हमने, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब वो क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन करेगा, और फाइनली फूड वहां से क्या होगा, जो एब्जॉर्ब होगा। तो इसके 5 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। अमीबा इंजेस्ट द फूड बाय फॉर्मिंग, सबसे पहले तो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या सूडोपोडिया, ये क्या बना दिया उसने, सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया। फूड जैसे ही आया सूडोपोडिया बनाकर फूड के पास चला गया। सेकंड पॉइंट पर क्या करेगा, सूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्म वैक्यूल्स। सेकंड पोजीशन में क्या बनेगा, ये फूड पार्टिकल्स को उसने अंदर करके क्या बना दिया, यहाँ पर वैक्यूल की फॉर्मेशन कर ली, ये बना दिया उसने बच्चों फूड वैक्यूल। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, इनसाइड द फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होगा ना, उसको ब्रेकन करेगा, ये यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसकी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, स्प्रेड हो जाएंगे। उस प्रोसेस को सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को बोला गया है डाइजेशन, व्हिच कैन डिफ्यूज फ्यूज ओवर द साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन। छोटे छोटे पार्टिकल्स डिफ्यूज होंगे और साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, जिसको क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन। और लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, इज रिमूव फ्रॉम द सेल बाय रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एट एनी प्लेस एंड रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ईजेशन। फाइनली किसी भी पॉइंट पे सेल मेम्ब्रेन क्या होगी बच्चों, रप्चर होगी, और ईजेशन के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी तरीके से एक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम का मोड भी होलोजोइक है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, पैरामीशियम के पास एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, माउथ। और ये सीलिया की हेल्प से क्या करता है, फूड के पार्टिकल्स को धकेल धकेल के कहां पर लेके आता है, माउथ में। और माउथ में आने के बाद क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में एंट्री हो जाती है, और वहां पर उसका फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो याद रखना, सीलिया की हेल्प से क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी में, पैरामीशियम की बॉडी में सीलिया होते हैं, जो कि फूड को धकेल धकेल के कहां ले जाते हैं, उसके माउथ के पास। राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस। आपको अच्छे से डेफिनेशन पता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, which is a green pigment, to form glucose C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्लांट की बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। भाई ग्लूकोज बना क्यों रहा है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए तो ग्लूकोज बना रहा है। प्लांट के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है, या तो वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, वो तुरंत ले लेगा, या फिर वो उस एनर्जी को सेव करेगा ताकि उसको बाद में यूटिलाइज कर सके। तो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टूडेंट्स किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपको याद रखना है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व फॉर द प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मार्कर के लिए। सिमिलरली एनिमल्स में वही ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, ग्लाइकोजन में। और वो कहां पर स्टेव होता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, इन लिवर एंड मसल सेल्स, इन लिवर एंड मसल सेल्स में जाकर ग्लाइकोजन क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। और प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट।
ऑर्गेनली है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये रहा हमारा लीफ का पार्ट, एनसीईआरटी के डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस यहाँ पर शो करा गया है, ये अपर एपिडर्मिस है, दिस इज अपर, और ये वाला पार्ट लोअर एपिडर्मिस है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट अगर मैं इस सेक्शन को ए में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में डाल दूं, बी और सी यानी इन मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। एपिडर्मिस और के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के बीच में सबसे ज्यादा हमारे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में। ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट क्या है, स्टोमेटा। आगे हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, अभी के लिए याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली में होता है, और क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क शेप ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनलीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या चीज होती है, लाइट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, एंड क्लोरोप्लास्ट कैन आल्सो बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। बढ़ते हैं अगला पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हमें पहले पता करना है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। सो लीव्स के सरफेस पे अपर एंड बोथ लोअर दोनों पर रहते हैं, लेकिन ज्यादा कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चे, सरफेस, स्पेशली इन द लोअर सरफेस एज कंपेयर टू द अपर। हमने आपको पिछले वाले डायग्राम में भी दिखाया था ना कि लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो लीफ के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। अब ये करते क्या है, स्टोमेटा अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबके दो ही काम है, या तो O2 और CO2 को एक्सचेंज कराना फ्रॉम द लीव्स इनटू द एटमॉस्फेयर, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस जो कि ट्रांसपिरेशन होता है स्टूडेंट्स, वो कहां पे होता है, अगेन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम सुपर इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में बता रखा है, ये रहे हमारे गार्ड सेल्स, जो किडनी शेप है, हमारे कौन से सेल्स हैं स्टूडेंट, गार्ड सेल्स। और ये जो बीच में जो ओपनिंग है स्टूडेंट, ये कौन सी है, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। अगर इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी की एंट्री होती है, अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट होता है, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट स्वेल अप हो जाते हैं और उनके बीच में क्या आ जाती है, ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से अगर इन गार्ड सेल्स से पानी का मूवमेंट बाहर हो जाता है, अगर वाटर मूव्स आउट ऑफ देम, तो क्या हो जाता है, इनकी मूवमेंट की वजह से क्लोजिंग हो जाती है किसकी, स्टोमेटल पोर की। तो याद क्या रखना भैया, स्टोमेटा ओपन कब होगा, गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा। स्टोमेटा क्लोज कब हो जाएगा, जब गार्ड सेल के अंदर से क्या चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका डायग्राम में याद रखना, ये जो ग्रीन कलर के हमारे पास दिखा रखे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली, और ये जो येलो कलर का दिखा रखा है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बनाने के लिए भी आ सकता है, फंक्शनिंग के लिए भी आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से राइट करना है, राइट। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट क्लोजेस स्टोमेटल पोर इफ दे डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही नहीं, अभी फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा स्टोमेटल पोर, उसको CO2 जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ओपन करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉज्ड बाय चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द बीन शेप गार्ड सेल्स, ऑलरेडी हम इसको बता चुके हैं। ये भी आपको बता चुका, गार्ड सेल कब होगा, स्वेल करेगा व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, और क्लोज हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, उस गार्ड सेल से बच्चों बाहर निकल जाएगा। इससे बच्चों इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में, तो आपको याद रखना है भैया, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और इसके साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रहा पानी का मॉलिक्यूल, इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा किसमें, ऑक्सीजन में, और यहां से क्या रिलीज कर दिया, उसने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर दिया। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखो H प्लस को यूज करते हुए CO2 एंटर करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, C6H12O6। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 में बेसिकली क्या हुआ है, CO2 ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बेसिकली क्या बना लिया है, C6H12O6, यानी क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, 3 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा इसमें, याद रखना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय कौन, सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड
हाइड्रोजन। और थर्ड स्टेप में रिडक्शन, याद रखना रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ये तीन स्टेप में क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्या, लेकिन ये सारे स्टेप्स हमेशा इसी ऑर्डर में होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। डेजर्ट प्लांट्स में बच्चों एक्सेप्शन होती है। डेजर्ट प्लांट में अगर दिन के समय वो अपने स्टोमेटल पोर ओपन कर लेगा तो एक्सेसिव सनलाइट की वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स को तो वैसे ही पानी की शॉर्टेज है, तो वो क्या करते हैं, वो रात को अपने स्टोमेटल पोरों को ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से रात को ही वो CO2 को इंटेक कर लेंगे। CO2 को इंटेक करके सेव कर लिया, सुबह जब धूप निकलेगी तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं होता। तो आपको याद रखना, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो रात को ही अपने स्टोमेटल पोर ओपन करके क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कर लेते हैं। इसकी वजह से एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन लॉस, पानी का लॉस रुक जाता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं वो मॉर्निंग में। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो जान लिया रॉ मटेरियल्स कौन कौन से लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है बच्चों, कहां से मिलता है, हमने पढ़ा सोमेटल पोर के थ्रू मिल जाता है। दूसरा, कई बार वुडी प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिनको बोला जाता है बच्चों लेंटिसेल्स। तो याद रखना, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, और लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। वहां से क्या जाता रहता है, एंट्री कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर देता है। दूसरा, पानी कहां से मिलता है बच्चों, रूट के हेयर से। तो पानी सरफेस ग्राउंड से रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। पानी को कंडक्ट करने वाली टिश्यू कौन सी होती है बच्चों, जाइलम। तो वो जाइलम कंडक्ट कराता है, कहां तक पहुंचाता है पानी को, लीव्स तक पहुंचाता है, एंड देन टू द फोटोसिंथेटिक सेल्स। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हमने पढ़ा था, लाइट की प्रेजेंस में पानी का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सनलाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक और इंपॉर्टेंट टर्म, फोटोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ पानी का मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और वो फाइनली हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट विच इज C6H12O6, और ऑक्सीजन क्या निकल जाता है, हमारा बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। राइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या है, अदर मटेरियल्स। हमको प्लांट को और भी ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट हो गया, डाइऑक्साइड हमारा रॉ मटेरियल हो गया, H2O रॉ मटेरियल हो गया, बन क्या रहा है इससे, ग्लूकोज। लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन जैसे अदर एलिमेंट्स की भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। अब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट का होना प्लांट के अंदर बहुत जरूरी है। फिर नाइट्रोजन कैसे लेता है, तो ये नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट्स नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स, कौन सी फॉर्म याद रखना है बच्चों आपने, इनऑर्गेनिक फॉर्म। दूसरी कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से, ये बेसिकली प्रेजेंट कहां होते हैं, प्लांट्स की रूट्स में चिपक जाते हैं, और क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली फिक्स करते हैं और प्लांट को सप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली क्या, नाइट्रोजन। कौन सी फॉर्म में करा इन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। तो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सप्लाई। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से पता है भैया, किसी दिन अगर बारिश हो रही है, क्लाउडीनेस ज्यादा है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट तो मिल नहीं रही उनको। दूसरे थिंग, अगर आप गर्मियों को और सर्दियों के मुकाबले में बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कितनी देर के लिए सन बाहर आ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली क्लोरोफिल की प्रेजेंस, वेजिटेटिव लीव होती है, कुछ पार्ट्स में हरापन होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। लेकिन जहां पे हरापन नहीं होता वहां पे क्या नहीं होगा बच्चों, क्लोरोफिल नहीं होगा। तो जो पार्ट में ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, और जहां पे ग्रीन प्रेजेंट नहीं है वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। होलोजोइक होता है हमने पढ़ा है, और ओमनिवोर है ह्यूमंस। तो एलिमेंट्री कैनाल कितनी लॉन्ग ट्यूब है, इट इज अ 7 to 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है और कहां पर एंड होती है, एनस में जाकर एंड होती है। सबसे पहले माउथ बकल कैविटी में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, टंग का रोल और साथ साथ टीथ का रोल। टंग का रोल होता है टू मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, और टीथ का काम होता है ग्राइंडिंग करना, च्युइंग करना और मैस्टिकेट करना, यानी बड़े बड़े टुकड़े और खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करा देना, जिसके ऊपर ताकि आसानी से एंजाइम्स वर्क कर सके। फिर सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में सबसे पहले जो है प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। आपने देखा होगा ना भैया, खाने की खुशबू सूंघते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो क्यों आ रहा है, वो सलाइवा सिक्रीट कौन कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कर रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आपको खाना खाना है, तो पहले से ही उसने प्रिपेयर कर दिया है कि ताकि सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हो और स्टार्च पर काम करना स्टार्ट कर दे। तो सलाइवरी ग्लैंड करते हैं, सिक्रीट करते हैं सलाइव which contains salivary amylase, पहला एंजाइम, तो फर्स्ट एंजाइम आपको याद रखना है, that is salivary amylase which converts starch into simple sugars, right?
फूड स्टार्ट होता है यहां से मूव ऑन करना और पास होता है यहाँ पे ईसोफेगस में। दिस ट्यूब इज नोन एज ईसोफेगस, जिसको बोला जाता है फूड पाइप। द थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लीड्स इनटू द स्टोमक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, हैज अ मसल्स। इस ईसोफेगस में मसल्स होती है जो कि कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इससे होता क्या है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ फूड कंटिन्यूअस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है बिना रुकावट के। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर अगर पूछा जाए तो कहां होता है, ईसोफेगस पे होता है, ताकि फूड मूव करके कहां पर पहुंच जाए, हमारे जे शेप ऑर्गन में पहुंच जाए, जिसका नाम है स्टमक। ये वाली जो कैविटी है इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी, और इस कैविटी को बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। उसको सेपरेट कौन करता है बच्चों, डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम एक है, इट सेपरेट्स द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, राइट स्टूडेंट। आ जाता है फूड मूव करता हुआ हमारे जे शेप ऑर्गन में, जिसका नाम है स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन, जिसमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें इंपॉर्टेंट सीक्रेट करता है। पहला काम है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि इस पे वर्क करता है प्रोटीन्स के ऊपर, तो प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, वहां पर होता है एचसीएल। एचसीएल का काम दो है, मल्टीफंक्शनल है। एक तो जो बैक्टीरिया खाने के साथ आ रहे हैं उनको क्या करेगा, मारेगा। दूसरा काम क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिन एक्चुअली पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है जो कि इनएक्टिव होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में आके वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। और थर्ड होता है म्यूकस। भैया हमारा भी तो पेट है, अगर एचसीएल उसमें जाएगा तो वो उसका इफेक्ट तो दिखाएगा, कोरोसिव एक्शन। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, हमारा जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, ताकि हमारा स्टमक की इनर लाइनिंग एचसीएल के इफेक्ट से बच जाए। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये खाने में यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस चल के खत्म हो जाता है, जब अपना स्टमक पूरा काम कर लेता है, तो फूड धीरे धीरे यहां से मूव कर जाता है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसकी कौन करता है, स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है कहां पर, स्टमक में, जो कि धीरे धीरे फूड को आगे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कराती है बच्चों, राइट। अगला पार्ट है हमारा लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो उसके पास दो ग्लैंड से सिक्रीशन आता है। पहला ग्लैंड है वहां पर बच्चों है लिवर। लिवर का दो काम है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वो सबसे पहले तो बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस में दो कंपोनेंट याद रखने हैं आपको। फर्स्ट होता है उसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसमें बाइल सॉल्ट्स होती है जो कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को क्या करती है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। भैया इसका फायदा क्या है, अगर छोटा मॉलिक्यूल्स होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर फर्दर जब एंजाइम्स एक्ट करेंगे ना तो वो आसानी से अपना काम कर लेंगे। तो फर्स्ट काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, याद रखना, यही डेफिनेशन लिखनी है आपको बोर्ड्स के हिसाब से, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और दूसरा एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए भैया, आगे उसको पैनक्रियास से भी सिक्रीशन मिलना है और पैनक्रियास के पास से एंजाइम आएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम सारे वर्क कहां पे करते हैं, हमारे एल्कलाइन कंडीशन में। स्टमक में क्या था, एसिडिक, यहां पर क्या चाहिए, एल्कलाइन, इसीलिए वो क्या प्रोवाइड करता है, बाइल जूस आपको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, राइट बच्चों। अब ये जो गॉल ब्लैडर है ना स्टूडेंट्स, ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे आप देख रहे होगे, दिस इज द बाइल डक्ट व्हिच ट्रांसफर द बाइल जूस। तो ये वाली जो हरी वाली ये जो है, दिस इज नोन एज बाइल डक्ट, राइट स्टूडेंट्स। अब यहां से सिक्रीशंस मूव करते हैं फर्दर हमारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास हमारा जो दूसरा ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, वो क्या सिक्रीट करता है बच्चों, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में तीन चीजें होती हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि किस पे वर्क करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स पे। दूसरा पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि इस पे वर्क करता है लिपिड्स या फैट्स के। ट्रिप्सिन जो कि इस पे वर्क करेगा प्रोटीन्स को और उसको तोड़ेगा छोटे छोटे प्रोटीओज या अमीनो एसिड्स में, उनको ब्रेक डाउन करेगा, राइट। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट डाइजेशन अगर फूड का कहीं पे हो रहा है तो वो कहां पर हो रहा है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक। तो वॉल सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस। उनकी वॉल्स भी क्या सिक्रीट करती है बच्चों, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती है, जो कि फाइनली प्रोटीन को किसमें ब्रेक करेगा, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें ब्रेक करेगा, ग्लूकोज। और फैट्स को किसमें ब्रेक करेगा बच्चों, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको क्या बोला जाता है, विलाई। विलाई क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में सर्कुलेट यानी एसिमुलेट करवा देगा। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे उस चीज को, अभी के लिए इसको पूरा करते हैं। तो यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों, वो किधर मूव करता है, ब्रॉडर ट्यूब में। इसका नाम है हमारा, दिस ब्रॉडर ट्यूब इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है, वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वहां से इंपॉर्टेंट आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। और फाइनली हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर होगा। फाइनली एनस के थ्रू
विच इज द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वहां पे एनल स्फिंक्टर हमारी मसल प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगी, रेगुलेट करेगी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर जाने के लिए। इस प्रोसेस को बोला गया है इजेशन। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। मूविंग ऑन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या होता है, इंजेशन, जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं। सेकंड प्रोसेस होता है डाइजेशन, जिसको ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। अब यहां मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको क्या बोला गया, विलाई। विलाई का लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। डाइजेस्टेड फूड को ब्लड स्ट्रीम के साथ भी वो रिचली सप्लाइड होता है। दे हैव रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो एसिमिलेशन के प्रोसेस को इसी को बोला जाता है कि विलाई एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड वेसल्स में भेज देता है। क्योंकि अब भैया ब्लड को तो क्या चाहिए, फूड चाहिए ना, तो हर सेल को फूड चाहिए, तो ब्लड क्या करता है, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को पूरे साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में फैला देता है। सेल के पास पहुंच जाता है ग्लूकोज, वहां पे रेस्पिरेशन होता है और उससे क्या मिल जाती है बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और लास्ट है इजेशन, हमने पढ़ लिया कहां से होता है, एनस के थ्रू होता है। और वहां पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है बच्चों, एनल स्फिंक्टर करके मसल प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, पांचों स्टेप्स हमने डिटेल में कर लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन। अब बच्चे रेस्पिरेशन क्या चीज है, द प्रोसेस बाय विच फूड गेट ऑक्सीडाइज, फूड का ऑक्सीडेशन होना और उससे बॉडी को एनर्जी मिलना। भैया फूड खा क्यों रहे हैं, एनर्जी मिलने के लिए ना, तो जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ फंक्शन। भैया हमें चलना है, फिरना है, सोना है, सब चीजों करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो उसको क्या बोला गया बच्चों, रेस्पिरेशन। कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, हमें याद रखने, एरोबिक और एनारोबिक। पहला होता है एरोबिक विच प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको क्या बोला गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीटली ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है CO2 में, H2O में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ग्लूकोज सबसे पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होता है, और वहां पे ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन, ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला भैया, C6H12O6 है ना, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन से कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है पायरुवेट, 3, और मिलती है थोड़ी बहुत एनर्जी। लेकिन जो सेकंड स्टेप आता है उसमें जो पायरुवेट हमारा यहां पर बना है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कौन सी ऑर्गेनली में बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज सारा का सारा एटीपी का जनरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो होता है। पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें कन्वर्ट होता है, CO2, वाटर प्लस एनर्जी। भैया कितनी एनर्जी, 38 एटीपी। याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी हमारी, 38 एटीपी, राइट। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, दो तरीके से होता है, या तो यीस्ट में होगा या फिर हमारी ह्यूमन की मसल सेल्स में होगा। तो रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। दो तरीके से हो सकता है, यीस्ट में होगा या फिर कहां पर प्रेजेंट होगा, मसल की सेल्स में होगा। ठीक है, तो ये टेक्स प्लेस इन यीस्ट एंड ह्यूमन मसल सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, जिसको क्या बोला गया है बच्चों, फर्मेंटेशन। तो याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, वहां पर होगा या तो यीस्ट के सेल्स में होगा या फिर क्या होगा, ह्यूमन के मसल सेल्स में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, इसको क्या बोला गया बच्चों, फर्मेंटेशन। सबसे पहला स्टेप दोनों में कॉमन ही है बच्चों, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। क्या फॉर्मेशन होती है, पायरुवेट। कितने कार्बन का, याद रखना 3 कार्बन एटम का। क्या मिलती है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। होता है बच्चों, याद रखना पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम क्या है, एनारोबिक, इसलिए इसका नाम है एनारोबिक, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यीस्ट सेल्स में, इथेनॉल। अब बच्चों इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, इथेनॉल है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखो कितनी एनर्जी मिल रही है, सिर्फ 2 एटीपी मिल रही है, बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। लेकिन ये जो इथेनॉल मिल रहा है बच्चों, कहां पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो पूरी फर्मेंटेशन वाइन इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट, इस यीस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिससे क्या बन रहा है, इथेनॉल। और इथेनॉल को कहां यूज करते हैं हम, ग्रेप्स वगैरह से वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन,
इसी तरीके से इन मसल्स में क्या होता है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स अकर्स ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। आप जिम गए, आपने बहुत सारा सामान एकदम से वेट वगैरह उठाने स्टार्ट कर दिए, एक ही दिन में आपने 2 घंटे में इतने एक्सरसाइज कर ली कि भैया अब आपकी मसल्स बोल रही है अब तो ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। या फिर क्रिकेटर फील्ड में कंटिन्यूअसली भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उनकी मसल्स ने बोला कि भैया अब और नहीं भाग सकते, बिकॉज क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमको उस रेट से नहीं मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर ग्लूकोज मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें बच्चों, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर आपकी बॉडी के मसल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, क्रैम्प्स। आपने देखा होगा ना, क्रिकेटर्स जब बहुत लंबे समय तक भागते रहते हैं, 90s 100s पे जब क्रॉस कर गए तो क्या हो जाएगा, उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों, उनकी ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से ग्लूकोज एक और नया पाथवे अपना लेता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में तो ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा, ये तो हमने पढ़ा ही था। लेकिन सेकंड स्टेप में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, जब क्या होगा, एक्सेसिव वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, एक्सेसिव रनिंग कर रहा होगा, तो पायरुवेट बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड क्या होगा, मसल में डिपॉजिट होने लग जाएगा। मसल में जब डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, क्रैम्प की फॉर्मेशन हो जाएगी। भैया कैसे दूर करते हैं क्रैम्प्स को, उसके बॉडी की मसल्स को क्या करना है, रब करना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि ऑक्सीजन का सप्लाई दोबारा से इनटेक हो जाए और उसकी मसल्स फिर दोबारा से कंटिन्यूअसली वर्क करने लगे। राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक आसान है, अभी हम पढ़ चुके हैं। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक में, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एनारोबिक में। बिगिंस कहां पर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू कहां करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर क्या होता है, बिगिंस इन साइटोप्लाज्म ओनली। एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं बच्चों एरोबिक के, CO2 H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड प्रोडक्ट्स या तो इथेनॉल मिलेगा किस केस में, यीस्ट में, या फिर लैक्टिक एसिड मिलेगा कहां बच्चों, मसल्स में। एटीपी ऑफ द सेल को बोला गया बच्चों एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों, बिकॉज द एनर्जी जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी रिलीज होती है ना, वो इमीडिएटली क्या सिंथेसाइज करने के लिए बन जाती है, एटीपी का मॉलिक्यूल। जैसे हम अगर बाहर जबान खरीदने कहां जाते हैं, मार्केट में दूध लेना है, फल लेने हैं, फ्रूट लेने हैं, तो हम क्या लेते हैं भैया, नोट्स या फिर सिक्के देते हैं ना, तो वो क्या हमारी करेंसी है ना हमारी, जिससे कि हम क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का करेंसी है, अगर बॉडी को एक सेल से दूसरे सेल के कहीं और दूर भेजना है कोई सब्सटेंस, तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया, एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में खर्चा करता है, एटीपी को। याद रखना है, जो भी एनर्जी सेलुलर एक्सप्रेशन में हमारी रिवॉल्व होती है, किसके फॉर्मेशन में यूज हो जाती है, एटीपी बनाने के लिए काम हो जाती है। ठीक है, एटीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन गिविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। हमेशा एटीपी बनता कैसे बच्चों, हमारे सेल में होता है एडीपी। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाई, डी आई डाई फॉस्फेट। अब ये एडीपी का मॉलिक्यूल जब भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है, दिस पी इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो एनर्जी कहां से मिल रही है, ये एनर्जी आई है बच्चों हमारी रेस्पिरेशन से। तो जो रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चों, उसको क्या करता है, ये एडीपी का मॉलिक्यूल एनर्जी लेके रेस्पिरेशन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर बनाता है एटीपी। अब ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई, एटीपी की फॉर्म में। अब जो भी रिएक्शन अगर हमको एंडोथर्मिक प्रोसेस को ड्राइव करना है, सपोज वॉलवी ने बोला कि भैया मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, तो ये कौन से रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें क्या लगेगी बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल बच्चों किसमें टूटेगा, अब फिर दोबारा से एटीपी किसमें टूटेगा बच्चों, एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस साथ ही साथ क्या निकलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी उस एंडोथर्मिक प्रोसेस को कराने के लिए क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। एटीपी का मॉलिक्यूल बच्चों जब टूटता है कितनी एनर्जी निकलती है, आपको याद रखना है 30.5 किलो जूल्स पर मोल। कितनी एनर्जी निकलती है बच्चों, एक मोल से 30.5 किलो जूल्स पर मोल। तो याद रखना एटीपी बनता कैसे है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। वो कहां से एनर्जी आती है, रेस्पिरेशन से। क्या बनाता है, एटीपी। और जब एटीपी टूटता है तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी निकलेगी बच्चों, 30.5 किलो जूल्स पर मोल। अगला टॉपिक है बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन कौन सी गैसेस है, O2 एंड CO2, ये हमने पढ़ लिया है फ्रॉम द एनवायरमेंट। एक्सचेंज कहां कहां पे होता है, स्टोमेटल सरफेस से। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। हमें पता है ना प्लांट की पूरी बॉडी पर क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। लीव्स पे भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, जहां से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। लीव्स में हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। तो प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है
प्लांट के अंदर कम है तो क्या करेगा, CO2 प्लांट की लीफ के अंदर एंट्री कर देगा वाया स्टोमेटल पोर, ठीक है। दूसरा, डे टाइम में आपको ये ध्यान रखना है दो चीजें। डे टाइम में बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए लीफ के अंदर कौन एंट्री करेगा बच्चों, CO2 लीफ के अंदर एंट्री करेगा। और फाइनली जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो क्या एंड प्रोडक्ट बनता है, O2। तो O2 क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो इसलिए बोला जाता है ना भैया मॉर्निंग वॉक्स अच्छी होती है, बिकॉज जब आप सुबह जाएंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो क्या मिल रहा होगा, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना रेस्पिरेशन करने के लिए, तो इसीलिए बोला जाता है मॉर्निंग वॉक्स आर बेनिफिशियल। लेकिन रात में क्या हो रहा है वो देखेंगे। अब रात में हो रहा होगा भैया, प्लांट को भी तो अपनी बॉडी के लिए रेस्पिरेशन करना है ना, उसको भी तो एनर्जी की यूटिलाइज है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो रखा है उसको करेगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस में क्या बनता है, हमारा CO2 का एग्जिट होता है, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट टाइम में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड एंड CO2 विल मूव आउटसाइड। इसीलिए क्या बोला जाता है भैया, रात को वॉक अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है, CO2 को रिलीज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो याद रखना मॉर्निंग वॉक्स इसलिए बेटर होती है बिकॉज ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर जा रहा है, और हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन में, राइट। तो याद रखना है नाइट टाइम पे रेस्पिरेशन क्या मूव करेगा, ऑक्सीजन इनसाइड मूव करेगा, CO2 आउटसाइड। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन आउट मूव करेगा, और CO2 बिकॉज एक रॉ मटेरियल है, इट विल मूव इनसाइड, राइट। रूट्स के थ्रू भी हमने पढ़ा, काफी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, CO2 डिफ्यूज इन द रूट हेयर्स एंड CO2 मूव्स आउट। और सिमिलरली स्टेम्स में मैंने आपको बताया था बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, वुडी प्लांट्स में स्टेम्स में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से भी क्या होता है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के पास हमारी पूरी बॉडी पे तो सरफेस ऐसा है नहीं कि गैसियस एक्सचेंज हो सके, इसीलिए हमारे एनिमल्स के पास या ह्यूमंस के पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स है जो कि कहां पे हेल्प करते हैं बच्चों, हमारी रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या खासियत होनी चाहिए, वो थिन वॉल्ड होनी चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा थिन वॉल्ड होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होगा। मॉइस्ट होना चाहिए, वो गीला रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस और फास्ट बनेगा। थर्ड, दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, हमें पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी डिफ्यूजन। एंड रिच इन द ब्लड सप्लाई, बिकॉज भैया वहां पर ऑक्सीजन और CO2 को लेकर तो ब्लड ही आएगा ना, तो ब्लड के साथ कनेक्शन होना चाहिए उनका, यानी दे शुड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि ऑक्सीजन की गैसेस का एक्सचेंज आसानी हो सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आता है, वो कहता है भैया एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस में उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो आपको तो पता है कि भैया जो गिल्स होते हैं वो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, और वाया गिल्स ऑक्सीजन अपटेक होता है इन फिशेस। ऑब्वियसली ये हमें अच्छे से पता है कि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है ना डिसॉल्व फॉर्म में बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है। इसीलिए फिश को क्या करना पड़ता है, अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए उसको ज्यादा पानी को इंटेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके जो गिल्स के फ्लैप्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो एंट्री को अपनी बॉडी में एंटर कर सके। क्यों, आंसर क्या लिखना है भैया, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, देयरफॉर फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। तो आपको याद रखना है गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो याद रखना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पानी में हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू एयर, जिसकी वजह से गिल्स को फास्टली उनको लेना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट अप कर सके, राइट स्टूडेंट। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हमने पढ़ा एज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। हमके हमारे पास ऐसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी खासियत क्या होती है, हमने पढ़ा इंक्रीज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, हमने पढ़ा हायर सरफेस एरिया होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा सरफेस इज फाइन एंड डेलिकेट, प्लेस विद इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी में कौन रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन है, लंग्स। अब लंग्स को किसके अंदर रखा गया, रिब केज में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना भैया, अगर डैमेज हो गया लंग्स तो पूरी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिज्म होना चाहिए, ब्रीदिंग इन, हम सांस लेते ना, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन साउथ। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, तो ये भी हम समझेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, राइट स्टूडेंट। स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से, जहां पर एयर इनटेक होती है हमारी बॉडी में नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल्स में हमारे पास क्या होते हैं, नोज हेयर्स होते हैं और म्यूकस, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से बचाते हैं। सेकंड पॉइंट में मूव होता है वहां से वो नेसल पैसेज के थ्रू। नेसल पैसेज क्या होता है, हमारा कंडक्टिंग जोन है स्टूडेंट्स, किसके लिए, फॉर एयर के लिए। वहां से मूव होता है एयर, जो हमारी मूव करती है वो करती है फेरिंग्स पे मूव। फेरिंग्स क्या है, नेजल चेंबर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स व्हिच लीड्स टू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या चीज है, साउंड बॉक्स, जहां से हमारा क्या आता है, साउंड क्रिएट होता है, उसको बोला जाता है लैरिंग्स। इट्स लोकेटेड इन द नेक रीजन, नेक रीजन में प्रेजेंटली, एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ये रहा ट्रैकिया को बोला जाता है स्टूडेंट विंड पाइप। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट याद है, आर प्रेजेंट इन द थ्रोट
which keeps trachea open and ensure air passage do not collapse। बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है आपको, ट्रैकिया ओपन रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। अगर आप देखेंगे तो यहां से ट्रैकिया अब दो पार्ट में, विंड पाइप दो पार्ट में शिफ्ट हो गई है, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बची है। इनको क्या बोला गया बच्चों, ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई व्हिच एक्सटेंड इनटू ईच लंग। तो एक लंग यहां पे गया, एक लंग यहां पर गया, तो दोनों हमारी जो ब्रोंकाई है वो अलग अलग क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, राइट स्टूडेंट्स। अब ब्रोंकाई के बाद अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस हो रखी हैं, इनको क्या बोला गया है बच्चों, इन ब्रांचेस को क्या बोला गया है, जितने भी ब्रांचेस देखे हैं पेड़ की, उसी तरह बोला गया है ब्रोंकाई आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंक्यूल्स हैज टर्मिनेट इनटू मेनी एल्वुलाई। और फाइनली ब्रोंक्यूल्स किसमें टर्मिनेट होंगे, एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे हमारे एल्वुलाई प्रेजेंट होंगे। अब ये एल्वुलाई करते क्या है बच्चों, दे आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, देखो देख रहे हो, बलून लाइक स्ट्रक्चर, दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज सरफेस एरिया richly supplied with blood vessels। तो there are large number of alveoli present in the surface which exchange of gases। अगर इनको पूरा ओपन कर दिया जाए तो कितना रफली एरिया बन जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया, 80 मीटर स्क्वायर। दे आर एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, क्यों, बिकॉज ब्लड वेसल्स ही तो O2 को लेके आएंगी या CO2 को लेके आएंगी और वहां पर एक्सचेंज कराएंगी, ठीक है। तो बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लंग्स, लंग्स हमारे प्राइमरी ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है, हमारे लंग्स में, और ब्लड वेसल्स और CO2 का रिमूवल बॉडी से कैसे होता है, वो भी लंग्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है, जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों, हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज इंटरनल ऑर्गन से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ पार्टीशनिंग बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट आउट करता है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो ये आता है कि मूवमेंट ऑफ एयर को शो करो, बताओ कहां से कहां पर होती है, तो आपको याद रखना नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। तो दिस इज द कंप्लीट पैसेज ऑफ एयर, याद रखना, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इनहेलेशन, एक्सलेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी बॉडी में कुछ कुछ डिफरेंसेस आते हैं विद इनहेलेशन और एक्सलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है, रिब्स लिफ्ट अप हो जाते हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो देखो, जब भी हम, फिर ट्राई करके देखो, जब भी हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी जो ये रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती हैं, तो देयरफॉर रिब्स लिफ्ट अप, डायफ्राम हमारा फ्लैटिश हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैविटी है थोरैसिक कैविटी, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, कम, और प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर से हाई प्रेशर से एयर कहां मूव कर जाती है, हमारी थोरैसिक कैविटी में इंक्लूड हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स इन फिल्स द एल्वुलाई। सिमिलरली एक्सलेशन में क्या होता है बच्चों, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सलेशन द थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, थोरैसिक कैविटी की कम हो जाती है, क्यों, रिब्स मूव्स डाउन। तो ध्यान से देखोगे तो रिब्स का मूवमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड्स, यहां पे रिब्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा था, तो यहां पे रिब्स जो होते हैं डाउनवर्ड्स मूव हो जाते हैं। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, देखो डायफ्राम भी अब ऊपर की तरफ आ गया, इस तरफ से आ गया, जिसकी वजह से डोम शेप हो गया, तो ये वाली जो वॉल्यूम है ये कम हो गई, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होगी तो एयर क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव हो जाएगी। तो दिस इज अ गुड मैकेनिज्म, आपको याद रखना है इनहेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन में क्या चीजें मूव करती है, याद रखना, रिब्स लिफ्ट अप होते हैं इनहेलेशन में, रिब्स डाउन होते हैं एक्सहेलेशन में, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम डोम शेप बन जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन का प्रेशर तो अलोन नहीं है कि वो सारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा पाए, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया कि इट वुड टेक नियरली 3 साल फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम लंग्स से टो, अगर लंग्स से टोस के पास हमारे अगर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराना है तो नियरली 3 साल लग जाएंगे अगर उसको डिफ्यूजन से कराना है। तो क्या करें इसका सॉल्यूशन, हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है बच्चों क्या, हीमोग्लोबिन। वो कहां पे प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में। और हीमोग्लोबिन की खासियत क्या होती है, इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेता है। सिमिलरली बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कहां से होता है, वो वाटर के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू ही सॉल्युबल होती है, इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो कोई आपसे पूछे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे मूवमेंट होती है या फिर कैसे ट्रांसफर होती है, तो आंसर देना है वाया हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, राइट स्टूडेंट्स। लंग्स के पास हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम रहती है ऑफ ऑक्सीजन, जिसको वो अपने इमरजेंसी पर्पस के लिए रखता है।
तो क्योंकि ब्रीथिंग के रेट में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में जब हम एयर को इनटेक कर रहे हैं और आउटपुट कर रहे हैं, देयर इज सम टाइम लैग। इसको डिफाइन करने के लिए लंग्स ऑलवेज हैव अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो इसको बोला गया रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन लंग्स। और लास्ट पॉइंट, स्मोकिंग इंजीरियस क्यों है हमारी बॉडी के लिए, ये इंपॉर्टेंट दे रखा है। हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया का काम क्या होता है, कोई भी पैथोजन या फिर डस्ट पार्टिकल अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएगा तो सीलिया क्या करते हैं, उनको मूव करा करा के ऊपर की तरफ भेजते रहते हैं और वो बलगम जिसको हम फेलगम बोलते हैं उसके थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं, कोई इंडिविजुअल स्मोक करता है तो क्या हो जाता है, उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हमारे हेल्पफुल बेनिफिशियल सीलिया है इनका बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाता है। अब भैया सीलिया को बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, अब डस्ट पार्टिकल पैथोजन आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपको क्या कॉज कर देंगे, दे विल कॉज इन्फेक्शन लाइक कफ एंड इवन लंग कैंसर। ठीक है, तो इसलिए प्लीज 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 डू स्मोकिंग, दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने कवर कर लिया है, आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, विच आर हमारे न्यूट्रिशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, विच आर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन शॉर्ट स्पैन हमने पूरा कवर करने की कोशिश करी है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज एक्सप्रेशन, और सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।